Good morning, students. Welcome to today's class on computer organization and architecture. Before starting today's lecture, let us quickly revise what we have seen in last lecture. First of all, we have seen decimal number system, then binary number system. Then we have also seen data representation method, that is fixed point representation for signed numbers and unsigned numbers. In unsigned numbers, we can only store positive numbers, while in unsigned numbers, we can store positive as well as negative numbers. For negative numbers, we have seen ones complement method, two's complement method. Okay. Today we will start with floating point representation. Floating point representation is used to represent floating numbers having fraction part in it. Okay. Floating point representation has two parts, mantissa and exponent. Mantissa represents a signed fixed point number, while exponent indicates position of रेडिक्स पॉइंट. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारा इंटीजर या होल नंबर होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखी थी, मगर उस मेथड में हम डेसिमल नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते थे जिसमें फ्रैक्शन पार्ट भी हो. तो फ्रैक्शनल नंबर के लिए हमको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करना पड़ता है. जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है मेंटिसा और दूसरा होता है एक्सपोनेंट. तो जो मेंटिसा वाला पार्ट होता है वो एक साइंड फिक्स पॉइंट नंबर होता है, और एक्सपोनेंट पार्ट इंडिकेट करता है जो रेडिक्स पॉइंट होता है उसकी पोजीशन क्या होगी. ठीक है. एक एग्जांपल से हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मेथड समझेंगे. एक डेसिमल नंबर है 6427.77. अगर उसको मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट करवाना हो तो का मेंटिसा पार्ट होगा 0.642777 और एक्सपोनेंट पार्ट होगा 4. ठीक है. ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एकदम सिंपल होती है. जो हमारा डेसिमल पॉइंट या रेडिक्स पॉइंट होता है उसको सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट में खसका देने का, और जितनी बार खसकाएगा वो हमारा एक्सपोनेंट पार्ट होगा. देखिए अब अभी हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 6427 फिर आ रहा है. फिर मैं एक बार उसको लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा तो हमारा नंबर हो जाएगा 642.7. फिर दूसरी बार मैं लेफ़्ट में शिफ्ट करूँगा तो 64.27 हो जाएगा. तीसरी बार शिफ्ट करूँगा तो 6.427 हो जाएगा, और चौथी बार करूँगा तो 0.6427 हो जाएगा. तो ये मेरा पार्ट मेंटिसा हो गया. मैंने 4 बार डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट में शिफ्ट किया इसलिए एक्सपोनेंट भी 4 हो जाएगा. ठीक है. आपको कोई भी नंबर फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करवाना हो तो सिंपली डेसिमल पॉइंट को एक्सट्रीम लेफ्ट में खसकाइए, और जितनी बार खसकाएंगे वो हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा. अब मेरे को वापस इस रिप्रेजेंटेशन मेथड से मेरे को ओरिजिनल नंबर रिट्रीव करवाना हो तो क्या करने का, जो एक्सपोनेंट है उतने टाइम्स डेसिमल पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर देने का. तो इस नंबर को मेरे को ओरिजिनल में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, डेसिमल पॉइंट को 4 बार राइट में शिफ्ट करूँगा तो मेरे को ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा. ठीक है. फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन अ सिमिलर मैनर एक्सेप्ट दैट इट यूजेस बेस 2. ठीक है. बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए भी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सेम ही होती है, लॉजिक सेम रहेगी, मगर उधर बेस 2 रहता है. ठीक है. नंबर्स की वैल्यू सिर्फ 1 या तो 0 होगी. कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी. अब हम देखेंगे एक नंबर मेरा अगर डेसिमल नंबर सिस्टम का है तो उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करने का. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक नंबर लिया है जो है 28.125. जब हमको ऐसे मिक्स्ड नंबर मिलते हो जिसमें इंटीजर पार्ट भी हो और फ्रैक्शन पार्ट भी हो तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम इंटीजर पार्ट को सेपरेट कर दें फ्रैक्शन पार्ट में से. ठीक है.
इसको मैं सेपरेट करूँगा तो मेरे को एक इंटीजर पार्ट मिलेगा 28 और फ्रैक्शन मिलेगा 0.125। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इन दोनों का कन्वर्जन सेपरेटली होगा और कन्वर्जन मेथड भी टोटली डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम जो इंटीजर पार्ट होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इंटीजर पार्ट को डेसिमल से बाइनरी करने के लिए हम डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो आप जो ये लेफ़्ट वाला टेबल में है उसमें हम इंटीजर वाले पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। अब मेरे पास ओरिजिनल नंबर 28 है। ठीक है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस होता है 2 का, इसलिए हम जो नंबर होता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 28 2 14 ज़ा 28 होता है, तो मैं क्वेश्चन को नीचे लिखूँगा और 2 14 ज़ा 28 पूरा होता है तो रिमाइंडर जो होगा वो मैं नेक्स्ट वाले कॉलम में लिखूँगा। तो इधर इस केस में मेरा जो रिमाइंडर है वो है 0। फिर अब 2 7 ज़ा 14 होता है, 7 मैं नीचे लिखूँगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है इसलिए राइट में मैं 0 लिख दूँगा रिमाइंडर। और 2 3 ज़ा 6 होता है, फिर रिमाइंडर बचेगा 1, तो मैं रिमाइंडर राइट में लिख दूँगा। अब 3 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 1 ज़ा 2 होता है तो मैं नीचे 1 लिखूँगा, अब रिमाइंडर बच रहा है 1। अब 1 के लिए क्या होगा, 2 0 ज़ा 0 होता है और रिमाइंडर बचेगा 1, उसको मैं लास्ट में राइट में लिख दूँगा। अब जो नंबर मिलता है ना वो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नीचे होती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऊपर होती है। तो हम जब लिखेंगे तो नंबर को नीचे से लेके ऊपर लिखेंगे। तो 28 को अगर बाइनरी में हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0। ठीक है, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नंबर को लिखते टाइम नीचे से ऊपर लिखिए। काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, ऊपर से नीचे लिख देते हैं तो वैल्यू इनकरेक्ट आएगी। ठीक है, अब हम जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम उस नंबर को उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये हमको बाइनरी चाहिए इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.125 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरे को आंसर मिलेगा 0.25 या 250 बोल सकते हैं उसको। अब जो मेरा जो इसमें जो इंटीजर पार्ट है मैं उसको साइड में नोट डाउन कर दूंगा। इधर इंटीजर 0 है इसलिए मैंने राइट में 0 नोट कर दिया है। अब ये जो नंबर मेरे को मिला मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैं फिर से बेस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो 0.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। फिर से मैं इंटीजर पार्ट को नोट डाउन कर लूँगा जो कि है 0। अब ये नंबर को मैं फिर से 0.5 है उसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा बेस के साथ जो कि है 2, तो मेरे को पूरा 1 मिल जाएगा 1.0। इधर इंटीजर पार्ट क्या है 1। ठीक है, हमको यहाँ मल्टीप्लाई बेस के साथ तब तक करवाना है जब तक 1 ना मिल जाए, या तो 3 या 4 स्टेप मैक्सिमम जाने का। ठीक है, कभी आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जहाँ पे 1 कभी आएगा ही नहीं, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टेप पे जाइए। इधर हम नंबर को लिखने के लिए ऊपर से नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 0.125 बाइनरी में क्या हो जाएगा 0.001। फ्रेंड्स, जब हम मल्टीपल नंबर सिस्टम में डील कर रहे होते हैं तो वो नंबर किस बेस का है वो रिप्रेजेंट करवाने के लिए ब्रैकेट के बाहर वो नंबर सिस्टम लिख देते हैं। जैसे ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम का था इसलिए मैंने 28.125 को ब्रैकेट में लिखा है और ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा है, जो बता रहा है कि ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम का है। अगर ये बाइनरी नंबर सिस्टम का होगा तो ब्रैकेट के बाहर में 2 लिख दूंगा। वैसे ही अगर ये ऑक्टल होता तो मैं 8 लिखता और हेक्साडेसिमल होता तो मैं 16 या तो एच कैपिटल एच से डिनोट करता। ओके, तो फाइनल स्टेप क्या रहेगा, इंटीजर पार्ट जो होगा बाइनरी कन्वर्टेड और जो फ्रैक्शन पार्ट होगा मैं वो कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, ये मेथड सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए नहीं होती है, दूसरे में भी कन्वर्ट करना हो तो हम सेम यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। बस डिफरेंस यहाँ होगा कि अगर मैं ऑक्टल में करूँगा तो मेरा उधर बेस 8 होता है, तो मैं इंटीजर पार्ट के लिए
2 की जगह 8 से डिवाइड करूँगा, और जो फ्रैक्शन पार्ट है वहाँ 2 से नहीं मल्टीप्लाई करूँगा, वहाँ अपने बेस से मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये कन्वर्ज़न होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं। जो नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली लेक्चर देखेंगे, तो उससे आपको लगेगा आपकी थियरी हो गई है, मगर वो कंप्लीट नहीं होती है। तो कम से कम एक बार इसको ट्राई करिए। ठीक है, और अपने आप से खुद और एग्जांपल बनाइए और उसको प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जो है रजिस्टर, ट्रांसफ़र एंड माइक्रो मेमोरी। First of all, we will see what is register transfer language and what is need of register transfer logic. Digital system can be constructed with flip-flops and gates using sequential approach, but it is of small size. ठीक है, आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके आपको सब्जेक्ट आया होगा, उसमें आपने देखा ही होगा कि जो हमको डिजिटल सिस्टम बनाना होता है, उसको हम फ्लिप फ्लॉप्स और गेट की मदद से भी यूज़ बना सकते हैं, और उसमें सिक्वेंशियल लॉजिक यूज़ करते हैं। सिक्वेंशियल लॉजिक में क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट होता है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये मेथड हमारे पास थी पहले से, तो हमको ये नई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत क्या है। जो सिक्वेंशियल लॉजिक और फ्लिप फ्लॉप से जो हम बनाते थे डिजिटल सिस्टम, उसका ड्रॉबैक ये था कि ये बहुत स्मॉल साइज़ के ले रहते थे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमको एक नया लॉजिक सिस्टम लाना पड़ता था, जो है रजिस्टर ट्रांसफ़र लॉजिक। लार्ज डिजिटल systems are designed using modular approach where system is partitioned into subsystems such that each subsystem performs some functional task. ठीक है, अब मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम बनाना है, तो उसमें मैं ये सिक्वेंशियल अप्रोच नहीं लेता हूँ, उसकी जगह मैं एक मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करूँगा। मॉड्यूलर अप्रोच में क्या होता है, मैं एक सिस्टम को मल्टीपल सब सिस्टम्स में डिवाइड कर दूंगा, और जो ये सब सिस्टम है कुछ फंक्शन करेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, एग्जाम्पल पे आपको समझना है, तो कोई एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, कलेक्टिवली वन होती है, मगर उसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो जाएगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना खुद का एक काम होता है। जैसे एचआर का काम होगा कि मैं एचआर वाला डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका पूरा मैनेजमेंट करेगी। टेक्निकल टीम सारे टेक्निकल फीचर्स और कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगी। फाइनेंस वाले कंपनी के फाइनेंस को देखेंगे। उसी तरह डिजिटल सिस्टम्स में हम सब सिस्टम जो कर डिवाइड करते हैं, हर एक सिस्टम का अपना यूनिक टास्क रहता है। Such modules are constructed using registers, counters, decoders, multiplexers, arithmetic and logic element. आपने ये सारे एलिमेंट्स देखे ही होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। रजिस्टर्स होता है वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम। काउंटर्स काउंटिंग में यूज़ होता है। डिकोडर मल्टीप्लेक्सर भी आपने देखा ही होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं उसको इंटरकनेक्ट कर देते हैं और एक फुल्ली फंक्शनल डिजिटल सिस्टम बन जाता है। Features of register transfer language. It uses registers as fundamental component instead of flip-flop and gates. ठीक है, अब हम रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके फीचर्स भी देखने पड़ेंगे। सबसे पहला फीचर क्या है कि जो रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज होती है उसमें हम रजिस्टर को यूज़ करते हैं एज अ फंडामेंटल कंपोनेंट। ठीक है, अपने फ्लिप फ्लॉप में देखा होगा पहले कि उसमें सिर्फ ज़ीरो या तो वन स्टोर करवा सकते हैं, मैक्सिमम एक बिट स्टोर होती है। तो उसकी वजह से हमको बहुत
वर्सेटाइल ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, जबकि यहाँ हम रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं जिसमें हम मल्टीपल डेटा साइमल्टेनियसली स्टोर करवा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है। डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड प्रोसेसिंग टास्क ऑफ डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स इन कंसाइज एंड प्रिसाइज मैनर। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम फ्लिप फ्लॉप और गेट के थ्रू डिजिटल लॉजिक जब कंस्ट्रक्ट करते थे, उसको समझाने के लिए हम ट्रुथ टेबल यूज़ करते थे। ठीक है, के मैप यूज़ करते थे, जिसको समझना खुद में ही बहुत डिफ़िकल्ट होता था। उससे प्रोसेस समझना तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। जबकि रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में एकदम सिंपल मेथड होती है और इफ़ेक्टिव होती है। अब थर्ड फीचर देखेंगे। Uses a set of expressions and statements which resemble the statements used in programming language. Little bit like English. ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में क्या करते थे, हम बूलियन यूज़ करते थे, जबकि रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे, जो कि एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेटमेंट की तरह दिखेगा। उसमें आपको काफ़ी इंग्लिश के वर्ड्स भी दिखेंगे, तो वो समझने में ईजी रहता है। The presentation of digital functions in register transfer logic is very user friendly. ठीक है, अब इधर आप काफ़ी इंग्लिश वर्ड देखोगे रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में, तो आपको समझने भी इजी रहेगा और दूसरे किसी को समझाना हो तो वो भी इजी पड़ता है। जैसे मूव के लिए हम किसी डेटा को मूव करवाना है तो MOV से डिनोट करते हैं, लोड करवाना हो, कॉपी करवाना हो, तो वो सबके काफ़ी कॉमन इंस्ट्रक्शन से हम वो सारे काम करवा दें तो समझने के लिए इजी रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है कंपोनेंट्स ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक। फर्स्ट कंपोनेंट इज रजिस्टर। इट इंक्लूड्स शिफ्ट रजिस्टर्स, काउंटर्स एंड मेमोरी यूनिट। Counter is register that increase the information stored in it by 1. A memory unit is set of storage register where data can be stored. ठीक है, जो रजिस्टर ट्रांसफ़र लॉजिक होती है उसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर्स को हम मेनली तीन तरीके से यूज़ करते हैं, एज अ शिफ्ट रजिस्टर, एज अ काउंटर्स और एज अ मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट में तो हमको पता है उसको एज अ मेमोरी कंटेनर की तरह यूज़ करेंगे डेटा को स्टोर करवाने के लिए। काउंटर्स क्या करता है, वो भी एक टाइप का रजिस्टर ही होता है और डेटा जो उसमें स्टोर्ड होता है उसको एक से इंक्रीज करता है। Now we will see next component of register transfer logic, that is information or data. Information is stored in registers. This can be binary numbers, BCD or binary coded decimal, alphanumeric characters or any other binary coded information. ठीक है, अब मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो उसके लिए मेरे को डेटा की ज़रूरत होगी। ये डेटा को मैं रजिस्टर में स्टोर करवा सकता हूँ और ये डेटा इन फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स ही होता है या तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में होता है। ठीक है, ये BCD के अंदर में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, @ एक्सक्लेमेशन मार्क, अंडरस्कोर या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मैं स्टोर करवा सकता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको शायद से पता हो या ना हो, हम कोई भी डेटा, इमेज, म्यूज़िक, कुछ भी उसको हम बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और वो डेटा हम रजिस्टर में स्टोर करते हैं। और थर्ड कंपोनेंट जो रजिस्टर ट्रांसफ़र लॉजिक का होता है वो है ऑपरेशंस। ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डेटा stored in register is called micro operations and is performed in 1 clock cycle. ठीक है, अब मैं जो भी टास्क इस डेटा में करवाता हूँ उसको मैं माइक्रो ऑपरेशंस बोलता हूँ। माइक्रो इसलिए क्यों, क्योंकि एक सिंगल ऑपरेशन हो रहा होता है और ये जो माइक्रो ऑपरेशन होता है ये सिर्फ एक ही क्लॉक साइकिल में परफॉर्म हो जाता है। अ स्टेटमेंट that requires a sequence of micro operation for its implementation is called macro operation.
ठीक है। अगर मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो उसको मैं मैक्रो ऑपरेशन बोलूँगा। ठीक है, आपको माइक्रो और मैक्रो वर्ड्स ही पता चल जाएगा। माइक्रो छोटी चीज़ को बोलते हैं, मैक्रो बड़ी चीज़ को बोलेंगे। अगर सिंगल इंस्ट्रक्शन से ही मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जा रहा है तो वो एक माइक्रो ऑपरेशन होगा। अगर मल्टीपल ऑपरेशंस होंगे तो वो एक मैक्रो ऑपरेशन होगा। और लास्ट जो ब्लॉक होता है रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक का वो है कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल फंक्शंस एक्टिवेट्स द ऑपरेशन एंड control sequence of operations. It consists of timing signals that sequence the operation in one time cycle. ठीक है, अब ये ऑपरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करवाने के लिए भी एक यूनिट होने चाहिए, तो वो यूनिट होती है कंट्रोल फंक्शन। इसका काम ही होता है दूसरे ऑपरेशन को इनिशिएट करवाना और प्रॉपरली वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए वो भी देखना। ठीक है, प्रॉपर ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के लिए वो टाइमिंग सिग्नल का यूज़ करता है जो सारे ऑपरेशन को एक ही साइकिल में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो हमने 4 कंपोनेंट्स देखे रजिस्टर ट्रांसफ़र लॉजिक के। पहला था रजिस्टर, दूसरा था इंफॉर्मेशन या डेटा, तीसरा था ऑपरेशन जो हम डेटा पे परफॉर्म करते हैं, और चौथा है कंट्रोल फंक्शन जो दूसरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे रजिस्टर ट्रांसफ़र लॉजिक होती क्या है। Micro operation is elementary operation performed on data stored in one or more registers. The result of micro operation may be stored in register or it may be stored in another register. ठीक है, अब मैंने एक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उससे कुछ रिजल्ट जनरेट होगा। वो रिज़ल्ट या तो जिस रजिस्टर में ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जिसको हम सोर्स रजिस्टर बोलते हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर कोई दूसरे रजिस्टर में मैं स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस आर लोड, स्टोर, क्लियर, शिफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है, पहला ऑपरेशन होता है लोड डेटा। मेरे को अगर कोई रजिस्टर में नया डेटा डालना हो तो मैं डेटा को लोड करवाऊँगा। स्टोर करवाना का भी मतलब सेम ही होता है, डेटा को मैं रजिस्टर में स्टोर करवाऊँगा। क्लियर में क्या हो जाएगा, रजिस्टर के अंदर जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। शिफ्ट में हम राइट शिफ्ट करते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट करवाते हैं, और ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। सॉरी, अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस आर परफॉर्म टू कंप्लीट वन ऑपरेशन। ठीक है, एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, टू ऐड टू नंबर्स फॉलोइंग माइक्रो ऑपरेशन सीक्वेंस इज परफॉर्म्ड। फर्स्ट, load first number in register 1, load second number in register 2, perform add micro operation and store the result in destination register। ठीक है, ये एक सिंपल सा हमने ऑपरेशन किया है। मेरे को यहाँ 2 नंबर्स का एडिशन करवाना है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पहला नंबर है उसको मैं लोड करवाऊँगा एक रजिस्टर में जिसको मैंने रजिस्टर 1 बोल दिया है। फिर जो दूसरा नंबर होगा उसको मैं सेकेंड रजिस्टर में स्टोर करूँगा। फिर मैं कमांड दूंगा कि एक एडिशन करो इन दोनों नंबर को। फिर जो मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा ये दोनों का नंबर एडिशन, उसको मैं एक थर्ड रजिस्टर में स्टोर करवाऊँगा। ठीक है, अब टेक्सचुअल फॉर्म में ये कितना बड़ा हो रहा है, इसको मेरे को शॉर्ट में लिखने के लिए मैं एक सिंबॉलिक नोटेशन यूज़ करता हूँ, और जो ये सिंबॉलिक नोटेशन होता है उसी को हम रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज बोलते हैं। Symbolic notation of these steps are known as register transfer language or computer hardware description language। ठीक है, तो रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज सिंबॉलिक होती है।
जो लोड होगा उसके लिए एक मैं सिंबल यूज़ करूँगा, मूव के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं ताकि हमको ये वर्ड बार बार लिखना ना पड़े, और इस लैंग्वेज को हम रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज बोलते हैं। माइक्रो ऑपरेशन क्लासिफिकेशन। First classification is register transfer micro operation. Micro operations that transfer data from one register to another. ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑपरेशन जिसमें मेरे को डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करवाना है, उसको मैं क्लासीफाई करता हूँ एज अ रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, मूव हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सब इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। In arithmetic micro operation that performs arithmetic operation on numeric data stored in registers. ठीक है, इसमें मैं न्यूमेरिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो वैसे ऑपरेशन अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन होंगे। ठीक है, आपको पता ही है अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, ये सब अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं, और उसके लिए मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँगा वो सारे अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन के अंदर आएंगे। थर्ड क्लासिफिकेशन है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन दैट परफॉर्म्स बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशंस ऑन नॉन न्यूमेरिक डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस आपने देखे होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लॉजिक और, लॉजिक एंड, नॉट, तो वो सारे ऑपरेशंस लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो होता है एंड, और नॉट। एंड में क्या होता है, अगर मेरे दो स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तभी मेरा आउटपुट ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा आउटपुट ट्रू होता है। और नॉट क्या होता है, ये एक यूनिनरी ऑपरेशन होता है, इसके लिए मेरे को सिर्फ सिंगल इनपुट की ज़रूरत होती है, और जो इनपुट होगा उसको इन्वर्ट कर देगा। अगर ट्रू इनपुट में मैं ट्रू दूंगा या लॉजिक 1 दूंगा तो आउटपुट में मेरे को फॉल्स या लॉजिक 0 देगा। ठीक है, ऐसे सारे ऑपरेशंस लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन कहलाते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। Micro operation that perform shift operations on data stored in registers are called shift micro operation. ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप ये सारे टॉपिक एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, और जो प्रैक्टिस में मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।